नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा, पत्नी बेटी और राहुल प्रियंका ने दी श्रद्धांजलि। पार्थिव देह निगमबोध घाट रवाना। नगर निगम और पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने पहली सूची की जारी। 39 पालिका और 39 पंचायतों के प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस ने 3 मेयर प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन सजग। देहरादून डीएम ने सभी विभागों को दिया आदेश, 7 दिवस के अंदर सभी कार्यों को कर लें दुरुस्त। विकासनगर में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा। 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जमकर बर्फबारी। पर्यटकों की संख्या बढ़ी। खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट के लिए रवाना हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बेटी दमन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका के अलावा अन्य कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए। अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा। 11:35 पर अंत्येष्टि की जाएगी। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की निगम चुनावों को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने मैदान में प्रत्याशी उतार दिए हैं। नगरपालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी गई है। 39 नगरपालिका और 39 नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। निगम क्षेत्र और मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। आज जारी हो सकती है बचे हुए प्रत्याशियों की सूची। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना है। सबसे पहले आयोजन राजधानी देहरादून में होंगे। इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने भी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विभाग के सभी कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पेयजल, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस सहित तमाम विभाग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को कहा गया है कि व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश खेल स्पर्धाओं का आयोजन देहरादून में ही होना है। ऐसे में यहाँ पर अधिक संख्या में खिलाड़ी, कोच और उनसे जुड़े विभिन्न लोग मौजूद रहेंगे। देखिए, नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रही हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। और इसमें जो नंबर ऑफ गेम्स, लार्जर रेजिडेंस टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएशंस और हमारे स्पेक्टेटर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, वो राजधानी में ही बड़े स्केल पे रहेगा।
तो इसी के दृष्टिगत हमारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, पुलिस, ट्रैफिक, हमारे पीडब्ल्यूडी, तो सभी का जो भूमिका है और जिम्मेदारी है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। तो उसी के दृष्टिगत जो कंसर्न एसेट्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको फेस लिफ्टिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए निर्देशित किया गया है। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में नया बोर्ड जो भी चुना जाएगा उसके लिए चुनौतियां जमकर होगी। हालात ये है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में या फिर कहें नगर निगम पालिका इलाके में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में देहरादून के पूर्व मेयर और विधायक विनोद चमोली ने भी माना कि निकायों में आम जनता की सुविधा के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण टास्क हो गया है। जनसंख्या बढ़ रही है और अभी आर्थिक संसाधन इतने नहीं हुए हैं, उन्हें जुटाना होगा। उनके अनुसार जो नए आएंगे उनके आगे ये चुनौती होगी। शहरों में लोग बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो सुविधाएं उपलब्ध कराना ये लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होती है। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मैं देहरादून के संदर्भ में ही बात करूं तो पिछले वर्षों में जिस तरह यहाँ से आबादी बढ़ी है उसका बहुत बड़ा दबाव देहरादून पर आया है। अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा है। तो अवस्थापना सुविधाएं जुटाना ये निकायों की पहली प्राथमिकता होती है और निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड के लिए तो ये चुनौती अन्य प्रदेशों से और भी अधिक है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की जो औसत जनसंख्या है शहरों की वो लगभग 31.5% है पूरे देश के अंदर, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा है जिसमें 40% है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर रामनगर कांग्रेस में बगावत का दौर है। युवा कांग्रेस नेता ताइफ खान ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटायर्ड कर्मचारी को पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का विरोध करने के साथ ही चेतावनी दी कि पार्टी हाईकमान में कोई निर्णय नहीं लिया तो वो देहरादून कांग्रेस भवन में आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। रामनगर नगर पालिका में जिस तरह से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण जिन्होंने अपना पूरा जीवन 32 साल लगाए कांग्रेस पार्टी में, उसको हटा करके कांग्रेस के कुछ नेतागण एक सरकारी कर्मचारी को वीआरएस दिला करके और ये सोचते हैं कि उनको नगरपालिका अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी सिंबल दे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, आप ये विश्वास रखिएगा, उनको बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए अगर आज शाम तक निर्णय नहीं होता है तो मैं इस कांग्रेस कार्यालय में आत्मदाह की घोषणा करता हूं। काशीपुर में निकाय चुनाव को लेकर राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन आवेदनकर्ताओं की भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन मेयर पद के लिए किसी भी प्रत्याशी का नामांकन देखने को नहीं मिला। बता दें कि काशीपुर नगर निगम पालिका, जसपुर नगर पालिका, महुआ खेड़ा नगर पालिका, महुआ डावरा के रिटर्निंग ऑफिसर चंद्र सिंह इमलाल ने बताया कि पहले दिन 16 आवेदन जा चुके हैं, लेकिन नामांकन के लिए कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं आए हैं। काशीपुर नगर निगम और नगर पालिका के लिए बनाए गए रिटर्निंग ऑफिसर काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 200 आवेदनकर्ता आवेदन कर चुके हैं, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया वार्ड नंबर 1 से हुई है। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए जो सभासद के हैं, अभी तक टोटल लगभग 200 फॉर्म जो हैं लोगों के द्वारा लिए गए हैं और अभी हमारे यहाँ केवल वार्ड नंबर 1 से एक ही नामांकन हुआ है आज। अभी नामांकन जो है कल परसों मतलब 30 तारीख तक रहेगा। संडे के दिन भी नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी और फॉर्म भी यहीं पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा एरिया है जहाँ पे नामांकन होना है वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आदर्श आचार संहिता लागू है। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी बैठक कर ली गई है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी जानकारियाँ दे दी गई हैं। एसपी चंपावत अजय गणपति ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। एसपी के निर्देश पर चंपावत के 4 नगरपालिका नगर पंचायत क्षेत्र में 8 स्थानों पर पुलिस बैरिकेड्स स्थापित कर पुलिस टीम को दिन रात सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए सामान्य निर्वाचन में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम
और अवैध रूप से धनबल के प्रयोग कर निर्वाचन में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एसपी चंपावत महोदय के निर्देशन में जो है हमारे यहाँ 2 बैरियर लगे हैं। एक आबकारी शिवसर मंदिर पर लगा है और 24 आवर्स के लिए है, और एक दूसरा जो है बैरियर पुलिस का बैरियर है ये पाटन पुल के पास में। दोनों जगह टेंट लगे हैं तथा रुकने की व्यवस्था करवाई गई है। और इसके अतिरिक्त जो है परिसर है, एटीएम परिसर में हमने फोर्स उपलब्ध कराई है ताकि कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो। जी हाँ, ये अवैध शराब, अवैध असले वगैरह जो भी हैं या फिर किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधियों का कोई सामान ना जाए, गाड़ियों का भी चेकिंग होगी और लोगों की चेकिंग होगी। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा रहता है। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों पर वनाग्नि से निपटने के लिए संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि NDMA भारत सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन और वन विभाग संयुक्त रूप से वनाग्नि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 7 जिलों ऐसे हैं जिनमें वनाग्नि की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, उन जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि निकाय चुनाव होने के कारण तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद जो तिथि तय की जाएगी उस तारीख को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। ये मैंने हमें मैंडेट दिया हुआ है कि वन विभाग के साथ में एक हम लोग मॉक ड्रिल करें। वो मॉक ड्रिल 7 जनपदों में हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार बैठक हुई है, अभी फिर बैठक 7 जनवरी को होनी है, फिर एक बैठक 20 तारीख के आसपास होनी है। भाई 22-23 में हम अपना मॉक ड्रिल करेंगे। उसमें वार्ता चल रही है वन विभाग से, लेकिन अभी इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन को देखते हुए तिथि को थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है हमको, क्योंकि जिले की मशीनरी पूरा इलेक्शन में बिजी रहेगी। तो जो डेट अभी निर्धारित की गई है उसमें हमें लगता नहीं हम कर पाएंगे, दिक्कतें होंगी उसमें। हम लोग भारत सरकार से बात कर रहे हैं डेट को चेंज करने के लिए। फिर मॉक ड्रिल 7 जनपदों में किया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा आग की घटनाएं घटती होती हैं उन जनपदों में करना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आज बादल छाए हुए हैं और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसमें हैवी स्नोफॉल भी है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 3000 मीटर और इसके आसपास के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। तारीख 2 दिन जो ये दिसंबर के हैं, इसमें बोला गया था कि एक पश्चिम विक्षोभ जो है उत्तराखंड पे बारिश और बर्फबारी उससे मिलने वाली है। तो दिख ही रहा आज पूरे प्रदेश में जो है बदली छाई हुई है, बारिश भी हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो ये एक्टिविटी अगर बात की जाए तो हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जो है ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में उत्तराखंड में मिलने वाली है। तो अगर वार्निंग की बात करें तो इसमें जो हैवी स्नोफॉल है वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसमें जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट देखी गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, घरों में कैद हुए हैं लोग। सड़क किनारे ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है। और अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र पांडे, संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। शैलेंद्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कितनी तेज बारिश हुई है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं सड़कों पर कितना पानी भरा हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल भानु, आपको बताते हैं कि कल से ही देहरादून में बारिश हो रही है और आज सुबह माने रात से ही झमाझम बारिश हो रही है जो अभी तक जारी है। भारी बारिश के कारण जो ठंड है काफी बढ़ गया है। पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हुई है, तो नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर ओलावे का व्यवस्था किया गया है
ताकि जी। लोगों को ठंडक से राहत मिले। और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो बहुत सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग से पहले ही ये निर्देश दिया गया था कि 27 और 28 को प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। तो उसकी जो बारिश हुई है पूरा हो रहा है और देहरादून में अभी भी लगातार सुबह से ही बारिश जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो बता दें कि देहरादून में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है, सड़कों पर पानी भर गया है, इतनी तेज बरसात हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य में घरेलू कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों के लिए सरकार की ओर से जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए निदेशक शहरी विकास को 27 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। साथ ही पूछा था कि उनकी सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं। ये मामला है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में पाया था कि हाईकोर्ट और अन्य जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार कूड़ा बीनने वाले को जरूरी सामान और उनके बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाओं का सहारा नहीं मिला है। हरिद्वार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। फेरूपुर में ग्रामीण कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 22 गांव के 700 परिवारों को कंबल बांटे गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों की सहायता के कामों के लिए ग्रामीण कल्याण समिति के कार्यों की सराहना की। गणेश जोशी ने कहा कि दूसरों की सहायता करने से मन को संतुष्टि मिलती है। इस तरह के कार्यों से समाज और अन्य लोगों को भी दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान होता है। ये समाज के वो गरीब व कमजोर लोग हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो कंबल खरीद सकें। आज उनको कंबल वितरण यहाँ पर किया गया और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। दीनदयाल जी का वो चिंतन, उसको साकार करने का काम ये समिति कर रही है। और इस अवसर पर मुझे ये बताया गया कि पिछले 20-32 साल से कर रही है और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य भी ये समिति कर रही है। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसमें संतुष्टि भी मिलती है और लोगों की सेवा भी होती है और हमें इस प्रकार के काम करते रहने चाहिए। और आज मैं इस अवसर पर मैं स्वामी जी को, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने अभय शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे दूसरे आरोपी नागेंद्र को रानीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। इससे पहले मुख्य आरोपी नीरज शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 24 नवंबर को श्यामपुर क्षेत्र में रवासन नदी के किनारे एक अज्ञात शव मिला था। मृतक का चेहरा कुचला गया था और गला जैकेट की डोरी से घूंटकर हत्या की गई थी। जांच में शव की पहचान पश्चिमी दिल्ली निवासी अभय शर्मा उर्फ हनी के रूप में हुई। आरोपी उसे बाबा से सट्टे का नंबर दिलाने का झांसा देकर यहां लाए थे। मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी से मामले का पटाक्षेप हो गया है। विकासनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस पूछताछ में 3 अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कुल्हाल क्षेत्र से चेकिंग के दौरान चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर धौला तप्पड़ क्षेत्र से खंडर में छिपा कर रखी गई चोरी की 8 अन्य मोटरसाइकिल बरामद करते हुए प्रकाश में आए एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। ये कुल्हाल रोड पे चेकिंग के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम आमिर, साकिर और अरस हैं, जो कि यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले हैं।
जब इनसे वो बाइक बरामद की गई तो इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि इनके और इनके अन्य 3 साथियों के द्वारा, जिनका एक अंतर्राज्यीय गिरोह है वाहन चोरी का, तो इनके द्वारा कई मोटरसाइकिलों की चोरी की गई थी, जिनमें से हमारे द्वारा 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो कि 2 विकासनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, एक सहसपुर, 2 पुरवाला हिमाचल प्रदेश से और 3 अन्य मोटरसाइकिलें हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा, पत्नी, बेटे और राहुल प्रियंका ने दी श्रद्धांजलि, पार्थिव देह निगमबोध घाट रवाना। नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली सूची की जारी, 39 पालिका 39 पंचायतों के प्रत्याशियों का ऐलान, कांग्रेस ने 3 मेयर प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन सजग, देहरादून डीएम ने सभी विभागों को दिए आदेश, 7 दिवस के अंदर सभी कार्यों को कर लें दुरुस्त। विकासनगर में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा, 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जमकर हुई बर्फबारी, पर्यटकों की संख्या बढ़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।